गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। तो जैसे कि हम लोग आपको सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि एमपी में आए हुए हैं। तो जो आप वर्ग 3 का पेपर देंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज ये आपका चौथा पेपर हो रहा है, इससे पहले 3 पेपर हो चुके हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में एमपी प्रीवियस ईयर के नाम से पड़ी हुई है, तो उसे आप देख लीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके जितने भी वर्ग 3 वाले दोस्त हों या सीटेट वाले दोस्त हों, क्योंकि सिलेबस सेम ही रहता है और सीडीपी तो सब में सेम ही है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक आदमी की पुनर्वलन और दंड की समझ उसे पृथक है जो डैश में प्रयुक्त होती है। तो किसकी बात कर रहा है, रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा है। किसकी, रीइंफोर्समेंट की। तो ये बात किसने करी है, तो ये बात सबसे ज़्यादा किसने करी है, ये करी है ऑपरेंटल कंडीशनिंग में। किसने, ऑपरेंटल कंडीशनिंग में। और ये किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। किसने, स्किनर ने। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और साथ में ही आपको और जो ऑप्शन है वो सॉल्व कर देता हूँ। साइन लर्निंग किसने दिया, टॉलमैन ने दिया। क्या, टॉलमैन। तो इन्होंने कहा था चिन्ह ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि आप वॉशरूम जाते होगे तो मॉल्स में क्या होता है, लड़के और लड़कियों का फ़ोटो बना रहता है टॉयलेट रूम के बाहर। तो जो बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं तो वो भी उसे देखकर समझ जाते हैं। तो चिन्ह हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ज़्यादा कि लिखे हुए से ज़्यादा। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात किसने की, पावलव ने की। किसने, पावलव ने, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था 1904 में, जिन्हें नोबेल मिला था। सोशल लर्निंग की बात किसने की है, बंडूरा ने की है, जिन्होंने की बोबोटॉल के ऊपर प्रयोग किया था और जोकर के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि बच्चे को निम्न आयु वर्ग पहुंचने पर अलगाव की उत्सुकता कम हो जाती है। क्या होता है, जब शुरुआत में आप बच्चे को उसकी माँ से छुड़ाते हो या उसकी माँ से अलग करते हो तो उसे रोता है, वो माँ को ज़्यादा प्यार करना पसंद करता है। मगर इस एज में जाके क्या होता है, बच्चा अगर अलग हो रहा है ना माँ से या अपने परिवार से, तो वो उतना ज़्यादा रोता नहीं है। उतना ज़्यादा उसमें जो उत्सुकता है अलगाव होने की उतनी ज़्यादा, मतलब वो फैमिली के प्रति उतना थोड़ा कम होता है उसका लगाव फिर धीमे धीमे धीमे। तो ये किस एज में होता है, 3 से 4, क्योंकि इसमें ही क्या है, बाहर जाता है घर से, दोस्त बनाता है। क्या बनाता है, दोस्त। सामाजिक विकास होता है उसका, सामाजिक विकास। दुनिया के बारे में अपनी ज़्यादा समझ बनाने लगता है, लोगों से मिलने लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरीके से उसे इस 3 से 4 की एज में अलगाव की उत्सुकता कम हो जाती है। मगर जैसे कि 1 साल का बच्चा है या 8 महीने का है, उसे उसकी माँ से अलग करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्यों रोता है, क्योंकि उसमें अलगाव की भावना होती है कि अलग कर रहा है कोई, इसीलिए वो रोता है शुरुआत में। मगर 3-4 साल में जाके वो सब सही हो जाता है। IQ जो टेस्ट है वो क्या मेजर करता है, वो करता है आपका जर्नल एबिलिटी। क्या करता है, जर्नल इंटेलिजेंस या जर्नल एबिलिटीज़। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। और IQ का फॉर्मूला क्या है, MA/CA/100। IQ का फॉर्मूला आपका किसने फाइनल किया था, फाइनल जो बनाया था टर्मन ने 1916 में बनाया था। शुरुआत करी थी स्टर्न ने, और कब करी थी, 1912 में। और इसमें जो MA है ये दिया था 1908 में बिने ने। ये सब क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, टर्मन ने कहा था जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं 140 प्लस, उनका वजन बचपन में ही 1 पाउंड अधिक होता है औरों से। क्या होता है, 1 पाउंड अधिक होता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि 1 पाउंड कितने ग्राम का होता है, तो 1 पाउंड 400 ग्राम का होता है। मतलब 400 ग्राम भारी बच्चा होगा जो प्रतिभाशाली होगा। तो ऐसा किसने कहा था, टर्मन ने। ये पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा IQ वाले का, जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एक व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि की जांच नहीं की जाती। मतलब ये बताना इन 4 में से कौन सा प्रक्षेपी विधि नहीं। प्रक्षेपी क्या होता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है ये मैं जान लूँ, ये ही है प्रक्षेपी विधि। क्योंकि जो मन होता है, जैसे सिगमंड फ्राइड ने बताया, 9/10 क्या होता है, अचेतन मन होता है। वो दिखता नहीं है सामने, आप सामने वाले को देख के बता नहीं सकते क्या चल रहा है उसके मन। तो प्रक्षेपी विधि क्या करती है, जो अचेतन मन में चल रहा होता है 9/10, उसे ही वो क्या कर देती है, उजागर कर देती है। क्या कर देती है, उजागर कर देती है। अब पहला है आपका इंक ब्लॉक टेस्ट। क्या है आपका, इंक ब्लॉक टेस्ट। ये किसने दिया था आपका, इसे शाही धब्बा परीक्षण कहते हैं हिंदी में। ये दिया था हरमन रोडसा ने। क्या किसने दिया था, हरमन रोडसा ने। इसमें कितने कार्ड का प्रयोग किया गया है, 10 का। ये भी पूछा गया है। कहाँ के थे हरमन रोडसा, स्विट्जरलैंड के थे। याद कैसे रखोगे, हर किसी के मन में चलती है कि स्विट्जरलैंड घूमे आए, और स्विट्जरलैंड के ही कौन थे, आपके प्याजे थे। तो इन दोनों को मिला के याद रखो। और जो इस IBT में क्या होता है, आपको
10 कार्ड दिए जाएंगे, उनके ऊपर धब्बे धब्बे बने होंगे, तो आप उस धब्बे में जिस तरीके का आपके दिमाग में चलता होगा, जो आपके अंतर्मन में होगा, उसी तरीके से आप उसे एक्सप्लेन कर देंगे। सेंटेंस कंप्लीशन मतलब क्या है, एक सेंटेंस पूरा लिखा होता है, बीच में थोड़ी जगह होती है, फिर लिखा होता है, तो आपके मन में जो चलता है उसे आप वहाँ पर देंगे। इसी तरीके से TAT किसने दिया था, मॉर्गन एंड मोरे। इसे याद करने का ट्रिक है, अगर आपका टैट आपका नहीं निकला तो आपके पापा आपको गन से मार देंगे, मॉर्गन और मरे, तो आप मर जाओगे, ठीक है। केवल याद करने के लिए, सीरियसली मत लेना प्लीज़। तो TAT में कितने आपके कार्ड होते हैं, 31 होते हैं। कितने होते हैं, 31, बहुत पूछा गया है। और इसमें 30 कार्ड तो रंगीन होते हैं। कैसे, 30 रंगीन होते हैं TAT में, और एक सादा होता है। एक कैसा होता है, सादा होता है। तो इसमें जो आपका व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है, वो है फिजिकल टेस्ट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन के साथ में 5-6 क्वेश्चन करा देता हूँ, तो 30 क्वेश्चन के साथ आपके समथिंग 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें से कौन सा लर्निंग से संबंधित नहीं है। आप देखो, बिहेवियरिज्म किसने दिया, आपका वाटसन ने दिया। किसने, वाटसन ने। और व्यवहार शब्द किसने दिया, मैकडूगल ने 1905 में दिया, ठीक है। संज्ञानवाद पे सबसे ज़्यादा किसने काम किया है, पियाजे ने किया है, वाइगोत्स्की ने किया है, और ब्रूनर ने किया है, ठीक है। संरचनावाद पे किसने किया है सबसे ज़्यादा काम, बुंट वगैरह ने किया है। किसने, बुंट वगैरह ने किया। मगर आपका कॉन्सेप्चुअलिज्म, संप्रदायवाद, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो आपने थोड़ा सा अगर पढ़ा है ना, तो आप आराम से ऑप्शन की मदद से निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में डैश के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित हो। क्या है, आपकी कोई समस्या आई, क्या आई, समस्या आई, तो आपको अधिगम की प्रक्रिया, मतलब अधिगम मतलब जब आप लर्निंग कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको संलग्न, मतलब उसमें लगे रहना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लर्निंग, प्रासंगिक अनुभव। मतलब कि जैसे अभी आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, उसी के साथ साथ ग्रामर पढ़ा दूँ। जैसे अभी ये क्वेश्चन चल रहे हैं ना, क्वेश्चन के साथ साथ में जो आपको कॉन्सेप्ट प्लस किसने क्या कहा, तो ट्रिक के साथ ये सब जो बता देता हूँ, तो यही क्या है, कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस कहलाते हैं आपके, ठीक है। तो अधिगम की प्रक्रिया में जो संलग्न होते हैं, प्रासंगिक अनुभव होते हैं आपके, क्या होते हैं, यही आपके प्रासंगिक अनुभव कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे PEB के द्वारा बिल्कुल आखिरी में फाइनलाइज किए हुए क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो इस पर बिल्कुल शक मत कीजिएगा, सारे आंसर सही हैं एकदम। बाकी चैनल्स पे बहुत सारी जगह आपको गलतियां बता दी जाती हैं, तो मगर इस तरीके से नहीं, ये जितने भी है आपका सब PEB के द्वारा प्रमाणित हैं, सारे प्रमाणित आपके आंसर्स हैं, तो आप इन पर पूरा भरोसा कर सकते हो। उस सिद्धांतकार का चयन कीजिए जिसका सिद्धांत शिक्षण, संगठन और योजना अधिगम प्रणाली से संबंधित है। योजना अधिगम या प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात किसने करी है, ये करी BF स्किनर ने। और स्किनर ने कहा है जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ना, यही आपका ऑपरेंटल लर्निंग का आधार है। क्या है, आधार है। पावलव ने किस पे बात की थी, कुत्ते पर बात की थी। किस पे, कुत्ते पर, ठीक है। और कोहलर ने किस पे बात की थी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, किस पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किसने बात करी है, कोहलर ने बात करी। और केनारी शहर था, केनारी शहर, ये भी पूछा गया है। और टेनरीफ द्वीप था, टेनरीफ द्वीप था। गेस्टाल्टवादी कहलाती हैं, गेस्टाल्टवाद से बिलोंग करते हैं। 1912 में गेस्टाल्टवाद आया था। एरिक्सन क्या है, मनोसामाजिकवाद दिया है इन्होंने, 8 अवस्थाएं दी हैं, ठीक है। इतना याद रख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। क्रिएटिविटी जो है वो लक्षण है, वो किसका है, वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग का, भिन्न सोच। क्रिएटिविटी जब होती है बच्चा, तो ये एक यहाँ पे बच्चा है, ये समस्या है, तो इसका ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन, मतलब कि वो चारों दिशाओं में सोचता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके मतलब समस्या को हल करने के लिए कितने ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, उन सबको वो ट्राई करता है। तो यही क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे कि अभी उसको जाना है यहाँ से आगरा, तो वो ये सोच लेगा कि ट्रेन से जाऊँ, बस से जाऊँ, या मैं और किसी तरीके से जा सकता हूँ, कितना जल्दी जा सकता हूँ। वो हज़ारों तरीके के थॉट्स के द्वारा अलग अलग दिशाओं में सोचना स्टार्ट कर देगा। तो वही क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। तो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड क्या है कि अब आप जितने भी विकलांग बच्चे हैं, अब विकलांग को क्या कहते हैं, दिव्यांग कहा जाता है, ये भी याद करिए। अब विकलांग नहीं कहा जाता, उन्हें क्या कहा जाता है, दिव्यांग कहा जाता है। तो उन्हें आप स्पेशल में, मोबाइल लर्निंग में या फ्लिप में नहीं भेजें, आप उन्हें रेगुलर बच्चों के साथ भेजेंगे, और जितनी भी उनकी आवश्यकताएं उन्हें रेगुलर क्लास में ही पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन्हें
रेगुलर क्लास में पूरा करेंगे। जैसे कि एक भारत सरकार का मिशन है 2024 का, जितने भी बच्चे होते हैं ना जो व्हील चेयर पर बैठ के जाते हैं, तो उनके लिए जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें उसके अकॉर्डिंग, व्हील चेयर के अकॉर्डिंग डिजाइन करना, उनमें स्लोप वगैरह बनवाना जिससे कि आराम से बच्चे जा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एरिक एरिक्सन की जो है मनोसामाजिक, क्या ये एरिक एरिक्सन ने दी है मनोसामाजिक, तो इनकी जो 1 से लेके 3 साल तक की स्टेज है वो कौन सी है? तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका आता है इनिशिएट वर्सेस गिल्ड, जो कि जन्म से लेके आपकी 18 महीने तक चलती है, और 18 महीने से 3 साल तक कौन सी चलती है? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसमें बच्चा क्या करता है, या तो खुद से वो टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हो आप इसमें बच्चे को, कि टॉयलेट कैसे करना है और उसे वॉशरूम कैसे जाना है, तो ये सब, और उसे छोटी छोटी चीज़ों में खुद से कैसे करना है, तो या तो खुद से करने लग जाएगा इन सारी चीज़ों को। अगर उसकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई तो उसमें क्या आ जाएगी, शर्म की भावना आ जाएगी। जैसे वो टॉयलेट कर लिया उसने अपने उस कपड़ों में, तो उसे शर्म आने लगेगी, तो या तो वो खुद से स्वायत्तता आ जाएगी या शर्म आ जाएगी। तो वो कौन सी अवस्था है आपकी, जो इसकी सेकंड अवस्था है, जो कि चलती है 1 to या 1-1.5 साल से लेकर 3 साल तक चलती है। इस तरीके से याद रख लेंगे आप। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मनोलैंगिक साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेसिक इंस्टिंक्ट हैं वो किस में पाए जाते हैं? ये किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और उन्होंने सबसे ज़्यादा किसकी बात करी? उन्होंने कहा है कि 9/10 आपका क्या होता है, अचेतन मन होता है। तो ज़्यादातर इनके आंसर्स में अचेतन मन होता है। अगर आपको कुछ याद भी नहीं आ रहा है ना, तो अचेतन मन लगाइए, 90% आपका क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास डैश का अध्ययन नहीं करता। संज्ञानात्मक विकास पर किसने जोर दिया है? पियाजे ने दिया है। किसने? पियाजे ने। तो पियाजे ने किसकी बात करी है? मेमोरी की करी है, कि जैसे जैसे आपका जो जितनी चरण में आप पहुंचते जाओगे, जैसे कि पहला चरण है उसका संवेदी पेशी है, फिर है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त। जैसे जैसे जिस जिस चरण में पहुंचते जाओगे उसमें ही आपकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी शार्प होती जाएगी। प्रॉब्लम्स को आप हर एक चरण के हिसाब से सॉल्व करोगे, जिस लेवल पे होगे उस लेवल की आप समस्या को सॉल्व कर लोगे। इन्होंने कहा है सबसे पहले आपका क्या आता है? विचार आता है, फिर भाषा आती है। क्या कहा है? विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, ऐसा पियाजे ने कहा है। और जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। जबकि रिलेशनशिप्स की बात इसमें नहीं हुई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा में खेल के महत्व के बारे में किसने उल्लेखित किया? मतलब कि जो खेल है उसको एजुकेशन में सबसे पहले किसने महत्व दिया? तो वो किसने दिया है? वो दिया है अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। इन्हें क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र से स्टार्ट किया था मनोविज्ञान। अब इसे इनके गुरु वगैरह के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। SPA से याद कर लो, स्पास की ट्रिक से मैंने याद किया। सुकरात और प्लेटो, अरस्तु। और अरस्तु का जो शिष्य था वो कौन था? सिकंदर द ग्रेट के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा और अच्छा कुशल सम्राट उसने संभाला। तो इसके बारे में अरस्तु इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले खेल पर जोर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका अफेक्टिव डोमेन है, कौन सा? अफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये 3 डोमेन किसने दी? ब्लूम ने दिए। और ब्लूम की सबसे पहले थ्योरी कब आई थी? 1956 में आई थी। और रिवाइज कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और जब 2001 में रिवाइज हुई थी तो सबसे ऊपर क्या आ गया था? क्रिएट आ गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो हमारे व्यवहार का डैश पहलू का वर्णन होता है, तो किसका वर्णन होता है? तो हम अफेक्टिव मतलब दूसरे के प्रति कैसे हम भावनाओं को जोड़ते हैं। तो वो आपकी भावना किससे जोड़ती है? वो फीलिंग से। अफेक्शन किससे जोड़ता है? फीलिंग से। और इस पर क्रैथवेल ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है, क्रैथवॉल ने। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ICT, समावेशी शिक्षा में ICT डैश बढ़ा सकती है। ICT क्या क्या इंक्रीज करती है? एक्सेस इंक्रीज करती है, समानता देती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है। तो वो सब कुछ इसमें बढ़ा देती है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की फुल फॉर्म होती है। ये भी बहुत बार पूछी गई, तो इसे भी याद रख लीजिएगा। जितनी भी सूचनाएं होती हैं संगठित होती हैं हमारे दिमाग के अंदर, ये कह रहा है हमारे दिमाग के अंदर जितनी सूचनाएं संगठित होती हैं तो वो किस रूप में होती हैं? हम जितनी भी बाहर देखते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो सारी हमारे किस में जाती हैं? स्कीमा में जाती हैं। किस में? स्कीमा में। और इसकी बात किसने की? पियाजे ने।
और पियाजे क्या हैं, जीव शास्त्री हैं। क्या हैं, जीव शास्त्री हैं पियाजे। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं। ठीक है, 2 लड़की और 1 लड़के के ऊपर जो इनके खुद के बच्चे थे ऑब्जर्व कर करके इन्होंने प्रयोग किया था, इसे आप याद रखिएगा। और पियाजे का आपको थ्योरी पढ़नी है थोड़ी अच्छे से, तो आप हम लोगों ने भी कराई हुई है, और इनका एक बार इंटरव्यू देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, 1 घंटे का है, उसमें आप बिल्कुल सीख जाएंगे कैसे कैसे इन्होंने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द का उपयोग स्मृति से सूचना के एक विशेष आइटम को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब जो भी आपकी स्मृति में उसमें से आपकी किसी विशेष आइटम को निकालना है, जो आपके दिमाग में मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसमें से किसी एक चीज़ के बारे में जानना है, तो उसे क्या कहते हैं, रिकॉल कहते हैं। मतलब दोबारा से याद कर लेना, दोबारा से याद करना ही क्या कहलाता है, रिकॉल कहलाता है। ठीक है, अब ADHD क्या है। ADHD जो आपका होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछी गई है, CTET UPTET हर जगह पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। अटेंशन लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव और डिसऑर्डर। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो लक्षण है वो जो होता है वो क्या हो जाता है, अनवधान हो जाता है, इनअटेंशन हो जाता है, ये अटेंशन देने में थोड़ी दिक्कत करता है ADHD वाला आपका जो बच्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, जो है आउटगोइंग में किस प्रकार के व्यक्तित्व सर्वाधिक पाया जाता है। क्या कह रहा है, आउटगोइंग, क्या कह रहा है, आउट कब को होगा, जब बाहर जाएगा। आई एम गोइंग आउटसाइड, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर मतलब बाहर। जब आप क्वेश्चन भी ना आ रहा हूँ तो ऐसे निकाल लीजिएगा, बहिर्मुखता जो होगा ना वो आउटसाइड होगी। आउटसाइड व्यक्ति जो होता है ना वो, या आउटसाइड बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो दूसरों से बात करने में, रिलेशन बनाने में, जो LIC के एजेंट होते हैं, जितने भी कवि वगैरह होते हैं, माहौल का समा बांध देते हैं, वो सब क्या होते हैं, बहिर्मुखी प्रतिभा के होते हैं। ठीक है, 16 PF थ्योरी ये क्या है, ये जो दी थी कैटल ने दी थी, किसने दी थी, कैटल ने दी थी, और इसकी क्रिस्टल और प्लस फ्लूइड पे बेस्ड थी। तो ये क्या थे, 16, इसमें क्या बताया, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताएं। क्या बताया इन्होंने, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बताएं, 16 फैक्टर होते हैं पर्सनैलिटी के, इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, बच्चों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को छात्रों को अत्यधिक किस चीज़ पर बल देना चाहिए। अब क्या डेवलप करना है, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि एक बच्चों के अंदर महत्वपूर्ण सोच विकसित हो, तो उसके लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट दो। जब बच्चे असाइनमेंट करोगे ना तो उनकी थिंकिंग आपको पता पड़ेगी कि वो कैसे सोच रहा है बच्चे। आजकल तो मम्मी पापा करके पूरा दे देते हैं असाइनमेंट, मिला मम्मी पापा ने या छोटे भाई बहन जो है वो बड़े भाई बहनों से करवा लेते, मगर जो मिलता है उसका असाइनमेंट, उसका मेन कारण ये है कि बच्चा कैसे सोच रहा है, बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो कैसा चल रहा है, तो बच्चे की कैपेसिटी क्या है, वो सब पता करने के लिए आप असाइनमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टर्नबर्ग ने 3 घटक दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ज़्यादातर पूछे जाता है हर जगह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो मैंने न्यूमेरिक बनाया है वो ACP बनाया है। क्या बनाया, ACP। आपको याद भी ना रहे तो ACP याद कर लें, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, 3 दिए। जबकि फ्लूइड इंटेलिजेंस इन्होंने नहीं दी, ऊपर मैंने किसने बताई थी, फ्लूइड किसने दिए, कैटल ने दिए। किसने दिए, कैटल ने। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक कक्षा के आंतरिक प्रेरणा का अभ्यास कैसे करा सकता है, मतलब खुद से ही बच्चे मोटिवेटेड कैसे कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है, कक्षा के अनुशासन को नियंत्रित कर। हम कभी बच्चे को नियंत्रित करने की बात ही नहीं करते, ग्रेड वगैरह, उच्च ग्रेड वगैरह पर कभी फोकस नहीं कराते। अलाउ स्टूडेंट टू चूज देयर टास्क एंड वर्क बाय देमसेल्फ, ये भी सही है। छात्रों को पसंदीदा विकल्प बनाने और उन्हें उनकी पसंद के परिणामों के लिए जवाबदेह रखने के लिए। जब बच्चा जवाबदेह हो जाएगा ना तो अपने आप ही खुद से मोटिवेटेड रहेगा। आप कब मोटिवेटेड रहते हो, जब आपको खुद उसकी जवाबदेही देनी पड़ती है, तो आप क्या करते हो, जल्दी से जल्दी और अच्छा काम करने के रहते हो, कि आप बिल्कुल सही काम करो और आप अंदर से क्या होगे, मोटिवेटेड रहोगे उस काम करने के लिए। किसी मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये क्या होता है, ये रीजनिंग होता है। क्या होता है, रीजनिंग होता है, कि जो भी आपकी मानसिक गतिविधि है ना उसके माध्यम से जो जानकारी है उसको निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सकता है रीजनिंग के माध्यम से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मृति का कौन सा भाग आपके आपने जो शादी के दिन कपड़े पहने थे, ये क्वेश्चन कह रहा है शादी के दिन जो आपने कपड़े पहने वो आपकी मेमोरी के किस भाग में रहते हैं, क्या आपको याद रहता है वो, तो वो होता है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। आप ऐसे याद रखिए, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं, आत्मकथा को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, और बायोग्राफी होती है दूसरे की कथा को लिखा जाना, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखा जाए। ऑटोबायोग्राफी खुद की शादी के बारे में खुद को ही तो पता रहेगा, तो आत्मकथानक स्मृति होती है इस तरीके की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से को क्या सबसे अधिक अधिगम में बाधा डालता है। अधिगम क्या होता है, लर्निंग। आप कोई लर्न करना चाह रहे हैं, दो केस हो सकते हैं, एक तो आपका उसमें इंटरेस्ट है, एक उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको क्या आएगी, उदासी आएगी। क्या आएगी, उदासी आएगी। अगर किसी काम में आपको इंटरेस्ट है, आप खुद से करना चाहते हो और आपको वो काम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप कितने भी थक जाओ फिर भी आप उस काम को कर लोगे। आपको अगर सैलरी भी नहीं दी जाएगी ना, और आपको वो काम खुद से करना पसंद है, तो आप कर लोगे। कंपटीशन कितना भी हो फिर भी जब आपको तो इंटरेस्ट है ना, करोगे ही करोगे। शोर कितना भी हो रहा हो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। विवेकानंद जी पढ़ते रहे किताब, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें क्या था, इंटरेस्ट था। जब मगर आपको उदासी हो रही है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको उसमें अधिगम में बहुत ज़्यादा बाधा डलेगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गौड़ यौन विशेषता है। दो विशेषता होती हैं, गौड़ विशेषता, एक होती है मुख्य विशेषता। तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कौन से दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। टैप से याद रख लो। तो जो यौवन के दौरान महिलाओं में विकसित होती है वो कौन सी गौण विशेषता है। अंडाशय का विकास हो जाता है यौवन के दौरान, आवाज़ का गहरा होना हो जाता है, रजोदर्शन होता है जब फीमेल्स के अंदर जो पीरियड्स सिस्टम स्टार्ट होता है, जब पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं उसे ही कहा जाता है रजोदर्शन। तो ये भी क्या है, मुख्य है। तो जो गौड़ है वो है शरीर के बालों का बढ़ना, ये तो बढ़ते ही रहते हैं, शुरुआत में भी बढ़ते हैं बाद में भी बढ़ते हैं, तो ये क्या है, गौड़ यौन विशेषता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पालन पोषण शैली अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण करती है। अब इसमें देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, लो वार्मथ यहाँ पे अधिक दे दिया, अधिक नहीं आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, कम। तो हमेशा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार इंग्लिश पढ़ के देख लिया कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा होता है उसे ही आखिरी में सही माना जाता है, ऐसा ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहेगा। तो जो अधिकारवादी पालन पोषण शैली होती है उसमें आप कम तो उत्साहित होते हो और अधिक नियंत्रित होते हो। अधिकारी मतलब अधिकारी क्या करेगा, अधिकारी जब आपके सिर पे बैठा रहेगा तो वो आपको नियंत्रित रखेगा, और आप कम उत्साहित होगे कि अरे ये तो सुबह से शाम तक बैठा ही रहता है, काम करवाता रहता है, सिर पे बैठा रहेगा हर समय। तो जो अधिकारवादी में आपको कम उत्साहिकता होगी, इस तरीके से याद रखिए। अब ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सबसे पहले रीइंफोर्समेंट, जैसे कि आपने कुछ काम किया और मैंने आपको दे दी टॉफ़ी, तो ये हो गया आपका रीइंफोर्समेंट। तो इसको सबसे पहले किसने अप्लाई मतलब यूज किया, किस में, लर्निंग के एरिया में। तो लर्निंग के एरिया में जो सबसे ज़्यादा काम किया वो थॉर्नडाइक ने किया है सबसे पहले, फिर उसके बाद पावलव, और फिर उसके बाद स्किनर वगैरह ने किया है। तो सबसे पहले काम कौन करेगा, फर्स्ट सबसे पहले कौन आएगा, जो सबसे ज़्यादा बूढ़ा होगा, और बूढ़ा आदमी क्या करेगा, डाई लगाएगा। क्या लगाएगा, डाई लगाएगा। तो थॉर्नडाइक, ये ऐसी ट्रिक है इसकी, ऐसे ही मैंने याद किया हुआ था और आज मेरे को दिख गया तो हो गया मेरा ये क्वेश्चन। निम्न में से क्या गलत धारणा नहीं है। देखो जो साइंस पे बेस्ड नहीं होंगी वो तो गलत धारणाएं होंगी, ये सही हो जाएगा। पूर्वाग्रही विचार मतलब कि लेडीज़ घर से बाहर काम नहीं कर सकती, लेडीज़ को वेस्टर्न ड्रेस पहनना अलाउ नहीं है, लेडीज़ घूंघट में रहेंगी, तो ये सारी पूर्वग्रही विचार क्या होते हैं, गलत होते हैं। जितनी भी मातृभाषा मिथ्या बुद्धि होती है ये सारे भी क्या होते हैं, आपके गलत धारणाएं होती हैं। तो क्या गलत धारणा नहीं है, तो गलत धारणा क्या नहीं, संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार, कॉग्निटिव जो आपके विचार हैं अलग अलग तरीके के, वो क्या है, आपका गलत धारणा नहीं है। तो इसी तरीके से आपका 30 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बताया। तो प्लीज़ ये आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके जितने भी टीचिंग ग्रुप्स हों, जितने भी दोस्त हों, सबको बताइए कि सुबह हिंदी की क्लास और दोपहर में आपको CDP की क्लास डेली मिल रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।